डायन या चुड़ैल सच में होती है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उस रात मेरी मुलाकात एक ऐसी डायन से हुई थी जिसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। लोग उसे निशाचरी कहते हैं। एक ऐसी चुड़ैल है जो पूर्णिमा की रात में लोगों को खा जाती है और उनके खून से नहाती है। वह इतनी खूबसूरत थी कि पहली नजर में कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे मौत छिपी थी। शायद मेरी बात सुनकर आप लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन जो मैंने उस रात अपनी आंखों से देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच था। आज मैं आपको वही दिल दहला देने वाली आप बीती सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस दौरान मैंने न जाने कितने सुनसान रास्ते और घने जंगल पार किए हैं, लेकिन सातपुड़ा के उस जंगल में जो मेरे साथ हुआ उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। ट्रक चलाना मैंने किसी ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखा। बचपन से ही मैं अपने पिता के साथ लंबी लंबी यात्राओं पर जाया करता था। उन्होंने ही मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, पहाड़ी घाटों में ट्रक संभालना सिखाया और यह भी सिखाया कि रात के सुनसान रास्तों पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मैं तो जैसे उनका एक खलासी था। पिताजी हमेशा एक बात कहते थे, शंकर, सड़क पर हर खतरा दिखाई नहीं देता। रात के सफर में अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिमाग पर भरोसा करना। उस समय मुझे उनकी बात सिर्फ एक पुराने ट्रक ड्राइवर की सीख लगती थी, लेकिन जिस रात मैं पहली बार अकेले सतपुड़ा के जंगल से होकर निकला, उस रात मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरे साथ उस सफर में मेरा हेल्पर नंदू भी था। उसकी उम्र करीब 22-23 साल होगी। नंदू पिछले कई सालों से ट्रकों में हेल्परी कर रहा था। हंसमुख स्वभाव का था और हर मुश्किल में माहौल हल्का कर देता था। मेरे पिता के साथ भी वह कई बार लंबे सफर पर जा चुका था, इसलिए मुझे देखकर उसने कहा, भैया चिंता मत करो, काका ने मुझे सब सिखाया है। हम दोनों मिलकर आराम से यह सफर पूरा कर लेंगे। उसकी यही बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला। मुझे लगा कि पहली लंबी यात्रा में कम से कम कोई ऐसा इंसान तो साथ है जिसे इन रास्तों का अच्छा अनुभव है। पिताजी के जाने के बाद यह मेरी पहली लंबी ट्रिप थी। एक सुबह ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का फोन आया। उन्होंने कहा, शंकर, एक जरूरी माल महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंचाना है। अगर हो सके तो यह ट्रिप तुम कर लो। मैंने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि काम मना कर सकूं। ट्रक में एक बड़ी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनों के स्पेयर पार्ट्स लदे हुए थे, जिन्हें अगले दिन सुबह तक गोदाम में पहुंचाना था। माल की कीमत लाखों रुपए की थी, इसलिए समय पर डिलीवरी देना बहुत जरूरी था। नंदू ने रास्ते का नक्शा देखा और बोला, भैया, सबसे छोटा रास्ता सतपुड़ा के जंगल से होकर जाता है। रात तक हम जंगल पार कर लेंगे, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम दोनों सतपुड़ा की तरफ निकल पड़े। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। मैंने एफएम रेडियो ऑन कर दिया। कुछ देर तक पुराने गाने बजते रहे और मैं भी उनके साथ गुनगुनाने लगा। नंदू ने डैशबोर्ड पर हाथ मारते हुए हंसकर कहा, भैया, अब तो लग रहा है सफर आराम से कट जाएगा। मैं भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों रास्ते भर घर परिवार की बातें करते रहे। बीच बीच में चाय की चुस्कियां लेते, कभी अगले ट्रिप की बात करते तो कभी पिताजी की पुरानी यादें साझा करते। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, रेडियो का सिग्नल कमजोर होने लगा। गानों की जगह बीच बीच में सिर्फ खर्रा खर्रा की आवाज आने लगी। मैंने कई बार स्टेशन बदलने की कोशिश की, मगर हर चैनल पर वही शोर सुनाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब हो गया। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। अब ट्रक के इंजन की आवाज और बाहर जंगल की खामोशी ही हमारे साथी थे। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। ट्रक की हेडलाइटें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन उनके आगे बस काली खामोशी ही दिखाई दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ सतपुड़ा का घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ ऐसे झूम रहे थे मानो किसी अनजान भाषा में आपस में बातें कर रहे हों। मैंने स्पीड थोड़ी कम कर दी। नंदू भी अब पहले की तरह बातें नहीं कर रहा था। वह बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे किसी चीज को महसूस कर रहा हो। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा,
भैया, आपने ध्यान दिया, पिछले काफी समय से हमें सामने या पीछे एक भी गाड़ी नहीं मिली। मैंने सड़क पर नजर रखते हुए जवाब दिया। हाँ, शायद रात ज्यादा हो गई है। नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस जेब से अपने गले में पहना हुआ छोटा सा ताबीज निकाला और उसे चूम कर वापस अंदर रख लिया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि अचानक सड़क के किनारे एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। ट्रक की हेडलाइट उस पर पड़ी तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सावधान, पूर्णिमा की रात, सूर्यास्त के बाद इस जंगल में रुकना या अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। बोर्ड का आधा हिस्सा टूटा हुआ था और नीचे लाल रंग से किसी ने सिर्फ एक शब्द लिखा था, निशाचरी। मेरे हाथ अनायास ही स्टीयरिंग पर कस गए। नंदू ने बोर्ड को देखते ही गहरी सांस ली और बोला, भैया, बचपन से इस नाम की कहानी सुनता आया हूं। लोग कहते हैं यह सिर्फ अफवाह नहीं है। मैंने उसकी बात हंसकर टालने की कोशिश की। अरे छोड़ भी, जंगल में लोगों को कुछ भी दिखाई दे जाता है। नंदू मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह धीमे से बोला, काका, हमेशा इस रास्ते से निकलते समय एक बात जरूर कहते थे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? उसने खिड़की के बाहर घने अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर कभी रात के जंगल में पायल की आवाज सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रक मत रोकना। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और ठीक उसी पल ट्रक के बाहर घने जंगल के भीतर से छन 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 पायल की बहुत हल्की लेकिन बिल्कुल साफ आवाज सुनाई दी। मैं और नंदू एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उस सुनसान जंगल में हमारे अलावा वहां कोई था ही नहीं। पायल की वह आवाज सुनने के बाद कुछ देर तक हम दोनों बिल्कुल खामोश बैठे रहे। मैं खुद को समझा रहा था कि शायद यह किसी जानवर की वजह से हुई होगी या फिर हवा में हिलती टहनियों का भ्रम होगा, लेकिन नंदू के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। करीब 10-15 मिनट आगे बढ़ने के बाद अचानक दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी दिखाई दी। घने जंगल के बीच वह रोशनी किसी उम्मीद की तरह लग रही थी। नंदू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भैया, लगता है आगे कोई ढाबा है। जैसे जैसे हम पास पहुंचे वह रोशनी साफ दिखाई देने लगी। सड़क किनारे टीन की छत वाला एक छोटा सा पुराना ढाबा था। बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे और लकड़ी की भट्टी पर चाय छड़ी हुई थी। नंदू बोला, भैया, शायद यही इस पूरे रास्ते का पहला और आखिरी ढाबा है। इसके बाद कई किलोमीटर तक न कोई दुकान मिलेगी न कोई इंसान। मैंने भी सोचा कि पेट भरकर खाना खा लिया जाए और थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। आगे का रास्ता लंबा भी था और जंगल पहले से ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। मैंने ट्रक धीरे धीरे ढाबे के सामने रोक दिया। जैसे ही इंजन बंद हुआ, चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि दूर जंगल में झींगुरों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे, लेकिन न जाने क्यों ढाबे की दहलीज पर पैर रखते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ढाबा जितना छोटा था उतना ही रहस्यमय भी लग रहा था। इतनी सुनसान सड़क और घने जंगल के बीच किसी ढाबे का होना अपने आप में अजीब था। चारों तरफ सिर्फ जंगल था, लेकिन उस ढाबे के बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे। कुछ आदमी लकड़ी की बेंच पर बैठे बीड़ी और सिगरेट पी रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उन सब की निगाहें लगातार हम दोनों पर ही टिकी हुई थीं। उनमें से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस बिना पलक झपकाए हमें घूरे जा रहा था। यह देखकर नंदू धीरे धीरे मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, भैया, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने खुद को संभालते हुए ढाबे के मालिक से कहा, भैया, 2 चाय और खाना मिल जाएगा? ढाबे वाले ने हमारी तरफ गहरी नजर से देखा। उसने बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से हमें बैठने को कहा। हम एक कोने की मेज पर जाकर बैठ गए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे होश उड़ा दिए। मैंने एक पल के लिए नजर घुमाई और जब दोबारा बाहर देखा तो सड़क किनारे खड़े सारे ट्रक गायब थे। मैंने तुरंत उन आदमियों की तरफ देखा। वहां भी अब कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले जो लोग बीड़ी पीते हुए बैठे थे, वे मानो हवा में विलीन हो चुके थे। बाहर फिर वही घना सन्नाटा था। न कोई ट्रक, न कोई इंसान,
सिर्फ जंगल और ठंडी हवा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, हाथ कांपने लगे। नंदू का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। मैंने घबराकर ढाबे वाले से पूछा, भैया, अभी यहां जो लोग बैठे थे और उनके ट्रक, वो सब कहां चले गए? ढाबे वाला कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, तुम लोग पहली बार इस रास्ते से जा रहे हो, इसलिए घबरा गए हो। वह थोड़ा और पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात यहां कुछ ऐसे मुसाफिर आते हैं जो इस सड़क पर सालों पहले हादसों में मारे गए थे, या फिर जंगल में ऐसे लापता हुए कि आज तक उनका कोई पता नहीं चला। मेरे और नंदू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ढाबे वाला आगे बोला, जब यह ढाबा मेरे मालिक चलाते थे तब मैं भी तुम्हारी तरह बहुत डरता था, लेकिन अब इन चीजों की आदत हो गई है। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस आते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और फिर बिना आवाज के चले जाते हैं। इतना कहकर उसने अपनी जेब से कुछ पुराने नोट निकाले और हमारी तरफ बढ़ा दिए। ये देखो, ये पैसे वही लोग देकर जाते हैं। मैंने कांपते हाथों से नोट उठाए। उन्हें देखते ही मेरी सांस अटक गई। वे सभी नोट कई दशक पुराने थे, इतने पुराने कि अब भारत में उनका चलन ही बंद हो चुका था। मैंने और नंदू ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब हमें समझ आ चुका था, हम जिन लोगों को अभी तक जिंदा मुसाफिर समझ रहे थे, शायद वे इस दुनिया के थे ही नहीं। ढाबे वाले की बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। नंदू की हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और वह बार बार जंगल की तरफ घबराई हुई नजरों से देख रहा था। ढाबे वाले ने हमारी हालत देखकर गंभीर आवाज में कहा, बेटा, अगर मेरी बात मानो तो आज इतनी रात को यहां से आगे मत जाना। मैंने घबराकर पूछा, क्यों? आगे ऐसा क्या है? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने ट्रक ड्राइवरों और मुसाफिरों से एक ही बात सुनी है। अमावस्या और पूर्णिमा की रात जो लोग सतपुड़ा के इस जंगल को पार करने की जिद करते हैं, उनमें से कई कभी जिंदा वापस नहीं लौटते। उसकी आवाज और धीमी हो गई। कुछ लोगों की लाशें कई दिनों बाद जंगल के अंदर ऐसी हालत में मिलती हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, और जो बचकर लौटते हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर बस जाता है। कई तो उस रात के बारे में कभी कुछ बोलते ही नहीं। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ढाबे वाले ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मेरी बात मानो बेटा, आज की रात यहीं रुक जाओ। रात के 3 बजे के बाद निकल जाना। उसके बाद यह जंगल पहले जैसा हो जाता है। उसने ट्रक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ, अपने ट्रक में जाकर आराम करो। मैंने आज तक न जाने कितने ट्रक ड्राइवरों की जान सिर्फ उन्हें रोककर बचाई है। अगर तुम्हें अपनी और अपने साथी की जान प्यारी है तो आज रात इस जंगल को पार करने की भूल मत करना। ढाबे वाले की आंखों में डर नहीं बल्कि बरसों का अनुभव दिखाई दे रहा था। मैं और नंदू बिना कुछ बोले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब फैसला हमें करना था। ढाबे वाले की बात मानकर सुबह तक इंतजार करें या लाखों रुपए का माल समय पर पहुंचाने के लिए उसी खौफनाक जंगल में आगे बढ़ जाए। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ढाबे वाले की बात मानकर आज की रात यहीं रुक जाऊं। मैंने नंदू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह भी आगे जाने के पक्ष में नहीं था। लेकिन अगले ही पल मेरी नजर ट्रक पर लदे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पड़ी। मेरा दिमाग बार बार यही कह रहा था, अगर सुबह तक माल नहीं पहुंचा तो कंपनी का भारी नुकसान होगा, कहीं नौकरी भी हाथ से न चली जाए। इसी बीच मेरे मन में एक और ख्याल आया, कहीं ये ढाबे वाले की कोई चाल तो नहीं। मैंने चारों तरफ गौर से देखना शुरू किया। ढाबा देखने में भी कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे अभी कुछ ही समय पहले बनाया गया हो। आसपास कोई दूसरी दुकान नहीं, कोई बस्ती नहीं, सिर्फ यही एक अकेला ढाबा। मेरे मन में शक और गहरा हो गया। मैंने सोचा, क्या पता ये लोग जानबूझकर ट्रक ड्राइवरों को डराते हों, रात भर रुकवाते हों, फिर मौका देखकर उन्हें लूट लेते हों।
बाद में अगर कोई गायब हो जाए तो सारा इल्जाम इस जंगल की भूत प्रेत वाली कहानियों पर डाल दिया जाता हो। मैंने अपनी यह बात धीरे से नंदू को बताई। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, भैया, आपकी बात भी गलत नहीं है। आजकल भूतों से ज्यादा डर तो इंसानों से ही लगता है। उसकी बात सुनकर मेरा शक और बढ़ गया। मैंने तुरंत फैसला लिया। ढाबे वाले को पैसे दिए, बिना कुछ और बोले ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने रियर व्यू मिरर में एक आखिरी बार उस ढाबे की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए और अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ गई। जो मैंने वहां देखा उसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। कुछ ही पल पहले जो ढाबा लगभग खाली दिखाई दे रहा था, वहां फिर से वही पुराने ट्रक खड़े थे। वही मुसाफिर फिर से बेंचों पर बैठे हुए थे। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई चाय की चुस्कियां ले रहा था, लेकिन इस बार वे मुझे सीधे घूर रहे थे। मैंने दोबारा शीशे में ध्यान से देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मिरर में उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। किसी का आधा चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, किसी के माथे से खून बहता दिखाई दे रहा था, किसी की गर्दन टेढ़ी लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक सड़क हादसे में मारे गए हों। मैंने तुरंत पलटकर उन्हें सीधे देखने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि सामने देखने पर वे बिल्कुल सामान्य इंसान दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नजर फिर से मिरर पर जाती, उनके चेहरे फिर उसी डरावने रूप में बदल जाते। मेरी सांसें तेज हो गईं, हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने यह बात नंदू को नहीं बताई। मैं जानता था अगर उसने भी यह दृश्य देख लिया तो शायद डर के मारे वहीं बेहोश हो जाएगा। उधर ढाबे वाला बिल्कुल शांत था। वह ऐसे उन मुसाफिरों को चाय परोस रहा था जैसे उसके लिए यह सब रोज की बात हो। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक ढाबे वाला न जाने कहां से मेरे ट्रक के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए। ट्रक उसके कुछ ही इंच पहले रुक गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने खिड़की खोलकर गुस्से और डर में कहा, अरे बाबा, डरा डरा कर मारना चाहते हो क्या? ढाबे वाले ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मेरी आंखों में देखता रहा। फिर बहुत गंभीर आवाज में बोला, बेटा, लगता है तुमने यहां से जाने का फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात हमेशा याद रखना। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आगे जंगल में अगर तुम्हें कोई अनजान आदमी दिखाई दे या सफेद कपड़ों में कोई औरत रास्ते के बीच खड़ी मिले, चाहे वह कितनी भी बेबस लगे, चाहे वह हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगे, अपना ट्रक बिल्कुल मत रोकना। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर फिर कहा, याद रखना, किसी भी कीमत पर गाड़ी मत रोकना। उसकी आंखों में इस बार एक अजीब सा डर था। वह धीरे से बोला, क्योंकि इस जंगल में हर मदद मांगने वाला इंसान इंसान नहीं होता। मैं सहम कर ढाबे वाले की बात पर बस चुपचाप सिर हिला दिया। बिना कुछ बोले मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। इंजन की तेज आवाज के साथ ट्रक धीरे धीरे उस रहस्यमयी ढाबे से दूर होने लगा। मेरे दिल में बार बार यही पछतावा हो रहा था कि शायद मुझे उसकी बात मानकर वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिमाग मुझे समझा रहा था कि यह सब अंधविश्वास है। मैं अब यह नहीं सोचना चाहता था कि मेरा फैसला सही था या गलत। बस किसी तरह सुबह होने से पहले ये जंगल पार करना चाहता था। ढाबा पीछे छूट चुका था। अब चारों तरफ सिर्फ सतपुड़ा का घना जंगल था। चांदनी पेड़ों की टहनियों से छनकर सड़क पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफेद परछाई हमारे साथ साथ चल रही हो। अचानक ट्रक के एफएम रेडियो से अपने आप खर्र खर्र की आवाज आने लगी। मैंने रेडियो का सिग्नल फिर से चेक किया, पर कोई चैनल चल नहीं रहा था। अब हम दोनों ने तय कर लिया कि अब बिना रुके सीधे जंगल पार करेंगे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। ट्रक की हेडलाइटें ही हमारे आगे का रास्ता दिखा रही थीं। करीब 20 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर अचानक छन 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 बहुत हल्की पायल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद यह मेरा वहम है।
हो सकता है इंजन या रेडियो से कोई अजीब आवाज आ रही हो। मैंने एफएम रेडियो की तरफ देखा। वह तो पहले से ही बंद था। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाता रहा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही पायल पहले से ज्यादा साफ सुनाई दी। छन छन छन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के बिल्कुल साथ साथ चल रहा हो। मैंने घबरा कर दोनों तरफ की खिड़कियों से बाहर देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। इतने में पायल की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और उसकी जगह किसी औरत के बहुत धीमे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज इतनी मीठी और सुकून देने वाली थी कि कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। मैंने खुद को समझाया, नहीं, यह सब मेरा भ्रम है। लेकिन तभी एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका अचानक ट्रक के केबिन के अंदर से गुजरा। हम दोनों की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी वह हवा सीधे मेरे चेहरे से टकराई। उसी के साथ पूरे केबिन में मोगरे के फूलों की तेज लेकिन मनमोहक खुशबू फैल गई। इतनी गहरी खुशबू कि पूरा ट्रक उसी महक से भर गया। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। न जाने क्यों उस खुशबू और उस मीठी गुनगुनाहट में मेरा मन कुछ पल के लिए खो सा गया। मेरी आंखें भारी होने लगीं, स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ ढीली पड़ गई और ट्रक धीरे धीरे अपनी लेन छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगा। तभी, भैया संभालो, ट्रक संभालो, भैया! नंदू की जोरदार चीख पूरे केबिन में गूंज उठी। मैं एकदम चौंक गया। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग अपनी तरफ मोड़ा। ट्रक तेजी से हिचकोले खाता हुआ किसी तरह सड़क पर वापस आ गया। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी दिल बाहर निकल आएगा। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ केबिन में मोगरे की खुशबू अभी भी मौजूद थी और वह धीमी गुनगुनाहट अब बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट के पास से आ रही थी। नंदू ने घबराकर मेरी तरफ देखा और तेज आवाज में बोला, क्या कर रहे हो भैया? अभी अभी आप ट्रक, अपनी जान और मेरी जान तीनों को खतरे में डाल चुके थे। अगर ट्रक पलट जाता तो मालिक को हम क्या जवाब देते? लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो जाता। हमें किसी भी हालत में इस ट्रक और इस माल को सही सलामत इस जंगल से बाहर निकालना है। याद है ना ढाबे वाले की चेतावनी? उसकी बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरा कोई नशा उतर गया हो। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। मैंने गहरी सांस ली और स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। अब मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी, इस ट्रक में रखा लाखों का सामान और नंदू की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे कंधों पर थी। मैंने ट्रक की रफ्तार संभाली और बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ने लगा। लेकिन मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थीं। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक मेरे कानों में एक बहुत धीमी आवाज पड़ी, भाई गाड़ी रोको प्लीज, मुझे ट्रक से उतरना है। मैं चौंक गया। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई हमारे पीछे बैठा हो। मैंने अनायास ही एक्सीलेटर से पैर हल्का कर दिया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, भाई ट्रक रोक दो ना, मुझे यहीं उतरना है। इस बार मैं पूरी तरह घबरा गया। मैंने तुरंत नंदू की तरफ देखा। वह तो आराम से मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त था। उसके चेहरे पर किसी डर का नामो निशान नहीं था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, नंदू, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? उसने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, नहीं भैया। कैसी आवाज? आप बस सड़क पर ध्यान रखिए। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने ट्रक की रफ्तार फिर बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल धप धप धप, ट्रक के पीछे जहां लाखों रुपए का सामान रखा था, किसी के जोर जोर से चलने या दरवाजा पीटने जैसी आवाज आने लगी। इस बार नंदू ने भी मोबाइल नीचे रख दिया। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा, भैया आपने सुना ट्रक के पीछे कोई है क्या? मैंने सूखे गले से जवाब दिया, मुझे तो काफी देर से कुछ आवाजें सुन